हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा दिल्ली शहर के द्वारका में रहती थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे में बस एक कमी थी कि उसके होठ जरूरत से ज्यादा ही पतले थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। पहले दिन वो जल्दी से रेडी होकर खुद से बोलती है, पर्स, फोन सब कुछ ले लिया। कुछ भूल तो नहीं रही मैं? अरे हाँ, एक बार फिर से देख लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं। अधीरा शीशे के आगे खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। तभी उसकी नजर ना चाहते हुए भी उसके पतले होठों पर जाती है और वो उदास होकर बोलती है, क्यों क्यों ऊपर वाले, मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों किया तूने? मेरे होठों को इतना ज्यादा पतला क्यों बनाया? अरे जब कभी मैं बाकी लड़कियों के होठों को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने सुंदर चेहरे पर ये सुई जैसे पतले होठ जरा भी नहीं जचते। अधीरा को ऐसा बोलता देख कमरे में उसकी माँ कामिनी आकर बोलती है, अधीरा तो फिर शुरू हो गई? तो माँ क्या करूँ, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है ऐसे बड़बड़ाने का। अरे कितना खुशी खुशी मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन क्या करूँ, इन आँखों का तो कसूर है ना, ये बार बार इन पतले होठों पर ही पड़ती है। अधीरा बेटा, तेरे होठ पतले हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे वक्त में तो पतले होठ वाली लड़कियां अपने आप पर इतरा कर चलती थी, समझी? सबको नहीं मिलते ये पतले खूबसूरत होठ। माँ, आप ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने पास ही रखो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझ में समझ आ गई है, तो मुझ पर आपकी ये बातें असर नहीं करेंगी। मुझे अपने पतले होठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बोल्ड लिप्स चाहिए। अरे तू मुझ पर क्यों बौखला रही है? अब तेरे होठ पतले हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, सरासर आपकी ही गलती है, आपकी ही गलती है माँ। अगर आपने बचपन में मेरे होठों की मालिश की होती ना, तो मेरे होठ भी आज बाकी लड़कियों की तरह थोड़े मोटे और बोल्ड दिखते, लेकिन नहीं, वो तो पतले से है। अरे तू सुबह सुबह सठिया गई है क्या? होठों की मालिश कौन करता है? माँ, आपने बचपन में मेरी मालिश की तो मैं बढ़ी ना, बताओ बढ़ी ना मैं? अरे उसी तरह आपने मेरे होठों पर भी थोड़ा हाथ फेरा दिया होता तो आज वो भी थोड़ा बढ़ गए होते। मेरे होठ कुपोषण का शिकार होकर रह गए हैं। अधीरा, तू अपने होठों के कारण ना दिन पर दिन पागल होती जा रही है। मुझे नहीं करनी कोई तेरे से जंग, चुपचाप नाश्ता कर और ऑफिस जा और मुझ पर रहम कर। कामिनी अधीरा का होठों के प्रति ऐसा पागलपन देखकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अधीरा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में बैठी काम कर रही होती है और उसी ऑफिस में काम कर रहे आर्यन नाम के लड़के की नजर उस पर पड़ती है और वो बोलता है, वाह यार, लगता है कोई नई आई है, चेहरा नहीं दिख रहा है इसका। वैसे पीछे से देखने में तो बड़ी गॉर्जियस और सेक्सी लग रही है। 1 2 3 पलट। आर्यन ये कह ही रहा होता है कि तभी ऑफिस में काम करने वाली उसकी फ्रेंड नताशा आकर उसके सर पर पीछे से मारते हुए बोलती है, अबे ढक्कन, ये क्या कर रहा है? यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि तेरे 1 2 3 गाने से वो फटाफट पलट जाएगी और तू कोई वरुण धवन नहीं, समझा क्या? चल अब काम पर फोकस कर। अबे कभी तो अपनी इस काली जुबान से अच्छा बोल लिया कर, जब मुंह खोलती है उल्टा ही बोलती है। अच्छा सुन, तो नाम तो बता दे इसका। क्यों बताऊं? मेरी तो काली जुबान है। अरे अरे बुरा मत मान, मजाक कर रहा था मैं। बता ना प्लीज, तू नहीं चाहती कि तेरा दोस्त भी सिंगल से मिंगल हो जाए? अधीरा नाम है उसका। ठीक है, तू जा। अधीरा, वाह यार, नाम तो बड़ा अट्रैक्टिव है। आर्यन अपने काम के दौरान बार बार उसकी तरफ देखता है और ऐसे ही कुछ वक्त बीतता जाता है और फिर आर्यन बोलता है, अबे यार कब पलटेगी, घंटों से वेट कर रहा हूँ। ऐसा भी क्या काम में लापता हो गई कि एक बार अपना सर नहीं घुमा रही? पता नहीं इसके रूप का दर्शन कब होगा। कोई नहीं, कुछ देर में लंच ब्रेक होगा तब ही सही। कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है और अधीरा अपने कैबिन की चेयर से उठती है और जैसे ही वो टर्न होती है तभी आर्यन फिर से मन में बोलता है, पलटी पलटी, ये आखिर पलट ही गई। हाय कितनी खूबसूरत है, क्या बाल है, क्या चाल है, हाय इसकी कातिलाना आंखें, वाह यार मैं तो गया। आर्यन अधीरा की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अधीरा के होठों पर जाती है तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो उदास होकर बोलता है, ओह शिट, सब कुछ एकदम परफेक्ट,
लेकिन इसके लिप्स इतने पतले क्यों हैं? अगर थोड़े और दूर से देखा जाए तो लगेगा ही नहीं कि इसके फेस में लिप्स नाम का कोई पार्ट भी है। अब आर्यन बोल ही रहा होता है कि नताशा उसके पास आकर बोलती है। ओ सर फिरे, लंच ब्रेक हो गया, उठना, चेयर को भी तो आराम दे दे। और तब से तो बहुत उतावला हुआ जा रहा था, क्या हुआ? जाएगा नहीं उसका नाम पता इतिहास पूछने? अब क्या हुआ? बुत बन के आंखें फाड़ फाड़ के देख क्या रहा है? किस कैसे करूँगा, इतने पतले होठ हैं इसके। क्या? अबे जान ना पहचान, और तू किस करने तक के ख्याली पुलाव पकाने बैठ गया? नताशा बोलती है कि तभी अधीरा वहाँ खुद आती है और दोनों से बातें करती है और तीनों कुछ ही देर में दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद नताशा बोलती है, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात पूछूं? या श्योर। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, हाइट, पर्सनैलिटी सब कुछ सही है, पर तुम्हारे लिप्स कुछ ज्यादा ही पतले नहीं है? लिपस्टिक लगाने पर ही पता चल रहा है कि तुम्हारे चेहरे में होठ है। अगर लिपस्टिक नहीं लगाओगी तब तो अलग ही नजारा होगा। नताशा अधीरा के होठों का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन आर्यन बात को पलट देता है। ऐसे ही कुछ देर बाद ऑफिस का वक्त खत्म हो जाता है, जिसके बाद अधीरा घर आकर YouTube पर अपने पतले होठों को मोटा करने की तरकीब देखती है और बोलती है, वैसलीन जेली और दालचीनी का पाउडर यूज करना था और दूसरा था दालचीनी का ऑयल। ट्राई करती हूँ, मेरे होठों को बोल्ड होना ही होगा। अपने होठों का बने मजाक के कारण अधीरा ये ठान लेती है कि वो अपने होठों को बाकी लड़कियों की तरह आकर्षक और मोटा करके ही रहेगी। वक्त बीतता है, लेकिन फिर भी अधीरा की बनाई हुई कोई भी रेमेडी उसके होठों पर कोई असर नहीं करती और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और ये देखकर वो उदास हो जाती है। तभी कामिनी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा क्यों अपने खूबसूरत चेहरे के साथ खिलवाड़ कर रही है? माँ, आप नहीं समझ सकती, इन पतले होठों के कारण ऑफिस वाले मेरा कितना मजाक बनाते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन फुलवा आती है और बोलती है, का हो कामिनी बहन, केने हो? अंदर हूँ, आजा फुलवा। अरे अधीरा बिटिया भी आज घरे पर है का बात है, तबीयत ठीक नहीं का? बड़ी मुरझाई और उदास लागत है। फुलवा के पूछने पर अधीरा की माँ उसे सारी बात बताती है और फुलवा बोलती है, अरे ईमा मुंह लटकाए के कौन सा बात है? हमरे जमाने में तो जे कोनो के पतला होठ होत रहे ना बिटिया, ऊके गिनती ना सुंदरी में होत रहे। ना जाने तू सब आजकल के बच्चा सबन के का हुई गवा है, अच्छा खासा होठ के नक्शा बिगाड़े में लागल रहे तो। ओ प्लीज आंटी जी, मुझे मेरे ये पतले होठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके पास मेरी इस परेशानी का कोई समाधान है तो वो बताइए, बाकी जमाने की तरह भाषण न दीजिए। ये लो ठीक बा, अगर तो के आपन इस शोभनीय होठ नहीं पसंद तो तू भी थुथुन के डॉक्टर के पास जाके आज के विदेशियन छोकरियों की तरह पैसा जैसा नोट करा ले, ठीक है? अरे क्या है फुलवा आंटी, सुबह सुबह भांग खा कर आई है क्या गाय भैंस बोले जा रही है? अरे साफ साफ बोलिए ना। अरे उ का बोला थे अंग्रेजिया में? अरे उहे जो आजकल के सब फिल्म स्टार करावत है, हाँ, होठ के सर्जरी करा ले। अरे वाह फुलवा आंटी, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आपने तो मुझे मेरे इन पतले होठों का सोल्यूशन दे दिया। अधीरा अपने पतले होठों को मोटा बनाने के लिए लिप्स की सर्जरी करवाने हॉस्पिटल जाकर एक सर्जन से कंसल्ट करती है, जिसके बाद वो फॉर्म फिल करके सर्जरी रूम में एडमिट हो जाती है और कुछ ही देर में सर्जन उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर सुन कर देते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद अधीरा के लिप्स की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और तकरीबन 3 दिन तक उसे सूजन रहती है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है और 1 हफ्ते बाद जब स्टिचेस खुलते हैं तो अधीरा अपने लिप्स को बाकी लड़कियों की तरह ही मोटा और बोल्ड पाती है और एक बार फिर वो अपने होठों को शीशे के आगे खड़ी होकर देखती है और बोलती है, फाइनली मेरे पतले लिप्स अब बोल्ड लगने लगे हैं बाकी लड़कियों की तरह। एक दिन प्रीशा बच्ची को गोद में लिए लोगों से पूछताछ करते हुए दीक्षा के घर आती है। वहाँ दीक्षा की सास नीमा और ससुर सुखदेव एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। प्रीशा डोर बेल बजाती है और अंदर से सुखदेव दरवाजा खोलकर उससे बोलता है, जी कहिए। मुझे किराए पर एक मकान चाहिए, अगर आपके घर में किराए के लिए जगह खाली हो
तो मेरी मदद कीजिए। खैर तुम रमन की माँ से ही बातचीत कर लो इस बारे में। तुम अंदर आओ बेटी। जी शुक्रिया। इतना बोलकर प्रीशा नीमा के पास आती है और किराए के लिए मकान के बारे में पूछती है। नीमा उसे सवाल करते हुए बोलती है, तो कितने लोग हैं तेरे घर में? पति की मौत के बाद ससुराल वालों से अब कोई नाता नहीं रहा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम करके अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती हूँ। लेकिन ऐसे तो हम तुझे अपना घर किराए पर नहीं दे सकते, क्योंकि ना ही कोई जमानत देने वाला है, ना ही कोई जान पहचान वाला। आंटी जी, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। तो ठीक है, लेकिन किराया पूरे 2000 रुपए लूंगी और हर महीने की 10 तारीख को किराया जमा हो जाना चाहिए। ठीक है आंटी, आपका बहुत धन्यवाद। नीमा की ये बात सुनकर प्रीशा अगले दिन से रहना शुरू कर देती है। वो सुबह सुबह नहा धोकर तुलसी और सूर्य को जल देती है और चली जाती है। सुखदेव और नीमा गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सुखदेव प्रीशा को देखकर नीमा से बोलता है, कितने अच्छे संस्कार हैं इस लड़की के। न जाने भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। उसका पति रहता तो वो किसी घर की बहू कहलाती। उसकी इस हालत में ससुराल वालों ने भी इसे कोई सहारा नहीं दिया। यही सब सोचकर तो उसे किराए पर घर दिया था। उसका छोटा सा बेटा देखा था, कितना सुंदर सा लग रहा था, मानो भगवान कृष्ण का नन्हा सा रूप हो। हमारी बहू तो बिजनेस लेडी है, उसे कहाँ ये सब पूजा पाठ अपने पराए और घर में बड़े बूढ़े नजर आते हैं। नीमा बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो बोलती है, लगता है प्रीशा का बच्चा रो रहा है, मैं देखती हूँ जाकर। नीमा वहाँ से प्रीशा के पास जाती है जहाँ प्रीशा खाना बना रही थी और पालने में उसका बच्चा रोए जा रहा था। नीमा उस बच्चे को रोता देखकर बोलती है, अरे नलायक, उसे मुझे दे, मैं उसे बाहर लेकर जाती हूँ। वो रोए चाहे धोए, तुझे बस काम करने से लेना देना है। ला मुझे दे उसे। नीमा इतना कहकर उस बच्चे को गार्डन में सुखदेव के पास ले जाती है और उसे कान्हा कान्हा बुलाने लगती है। उसके साथ सुखदेव और नीमा बहुत देर तक खेलते हैं। तभी नीमा की बहू दीक्षा बालकनी में उबासिया लेती हुई आती है और ये सब देखती है और ये सब देखकर खुद से बोलती है, हमारे घर में बच्चा कहाँ से? दीक्षा की बात सुनकर उसका पति रमन पीछे से ताने कसते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें कहाँ से खबर होगी कि घर में नई किराएदार आई है? तुम सुबह सुबह कलेश करने वाली बातें क्यों बोलते हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है। गलत तो मैं ही हूँ, बाकी सब तो सही सोचते हैं इस घर में। अरे मैं इस घर की लगती ही क्या हूँ? मुझे तो कभी कभी डाउट होता है, नौकरानी बना के रखा हुआ है सबने मुझे। घर की कोई जिम्मेदारी, कोई काम तुमसे आज तक कभी संभला है? साबुन तेल का भाव तक तो तुम्हें पता नहीं होगा। घर कौन कैसे रहता है, किसकी क्या जरूरत है, माँ पापा का ध्यान, किसी चीज की खबर होती है तुम्हें? और अपने आप को इस घर की नौकरानी बोलती हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सारा दिन तुम्हारे घर के झाड़ू पोछा बर्तन करूं और उसके बाद तुम्हारे माँ बाप के पैर दबाऊं? देखो मुझसे ये सब नहीं होगा, तो मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। मैं ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे इस वाहियात भाषण को सुनने नहीं बैठा मैं यहाँ, मैं जा रहा हूँ। प्रीशा उनकी आवाजें सुनकर नीमा और सुखदेव के पास जाकर पूछती है। सुखदेव और नीमा उन दोनों के रिश्ते के बिगड़ते हालातों के बारे में उसे बताते हैं। तभी नीमा बोलती है, रमन के पापा, ये सब छोड़िए, आप क्या खाएंगे नाश्ते में? बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। कुछ भी बना लो तुम। अरे आंटी, आप इस उम्र में नहीं, रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ नाश्ता, आप बैठिए। प्रीशा इतना बोलकर रसोई में खाना बनाने जाती है। तभी वहाँ रमन आकर बोलता है, माँ ने तुम्हें किराए पर रखा है या घर की बाई बनाकर? अरे आंटी नाश्ता बनाने आ ही रही थी, मैंने ही मना कर दिया उन्हें। आप बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठे और दूध लेकर आती हूँ। ओह हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं माँ और पापा को भी डाइनिंग टेबल पर बुला लेता हूँ। रमन सुखदेव और नीमा के पास जाकर बोलता है, माँ पापा, नाश्ता रेडी है। माँ, इस बच्चे को मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। संभाल कर पकड़ना। अले अले अले, प्याला प्याला बाबू, आजा मेरी गोदी में, गुड बच्चा।
काश मेरा और दीक्षा का भी ऐसा एक प्यारा सा बेबी होता, मगर अफसोस उसे पैसों की हवस के आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रमन पालने में बच्चे को लिटा देता है और प्रीशा सभी के लिए नाश्ता परोसती है। नाश्ता खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही वो कुछ दिनों में आपस में सबसे घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक सुबह रोज की तरह सभी को नाश्ता परोस रही होती है। तभी वहाँ दीक्षा आकर बोलती है, लगता है इस घर में किराएदार नहीं बल्कि इनकी नई बहू आई है जो इनको सारे सुख दे रही है ना? आखिर क्या जादू है तुम्हारे हाथों में और तुम्हारी बातों में जो इतने कम वक्त में तुमने सबको अपना दीवाना बना लिया? दीक्षा, तुम अपनी गंदी जुबान और घटिया सी सोच को उगलने से बाज नहीं आती ना? मैंने गलत ही क्या कहा है? अरे जो देखा है वही बोल रही हूँ। आप गलत समझ रही हैं दीक्षा जी। Shut your mouth and go away from me, bloody bitch! दीक्षा के इतना बोलते ही रमन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम किसी को खुशियाँ नहीं दे सकती तो खुशियाँ बर्बाद क्यों करती हो? क्या गलत किया उस बेचारी ने? अगर उसने बूढ़े माँ बाप को नाश्ता बनाकर खिला दिया क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा नहीं और कोई और कर रहा है तो उस पर तुम्हें मिर्च क्यों लग रही है? हाँ, लग रही है मिर्ची। अरे ये होती कौन है इस घर की? तुमने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। अरे ये औरत मेरी सौतन है, ये किराएदार नहीं बल्कि मेरी सौतन बनकर आई है इस घर में। मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में आकर मैंने तुमसे शादी की। अब तो ये मसला कोर्ट में ही सुलझेगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। सब मेरी गलती है, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तंग आ चुका हूँ मैं रोज रोज के झगड़ों से। दीक्षा इतना बोलकर रोते हुए कमरे में चली जाती है और अपना बैग पैक करके मायके रवाना होती है। रात होने पर रमन छत की मुंडेर पर उदास बैठा होता है। उसे देखकर प्रीशा वहाँ आती है और उससे बोलती है, रमन जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? बस नींद नहीं आ रही थी। आप आज की बातों को लेकर परेशान मत होइए। अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं, आपने दीक्षा जी के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आप उन्हें एक बार समझाइए तो सही। देखो प्रीशा, दीक्षा बहुत ही जिद्दी है, अमीर घर से है ना, इसीलिए मुझे अपने बाप का कुत्ता समझती है। लेकिन अब मैं सच में हार चुका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे डिवोर्स ही ले लेना चाहिए। रमन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद रमन और दीक्षा एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। दीक्षा के चले जाने के बाद नीमा और सुखदेव दोनों प्रीशा को ही अपनी बहू मानकर जिंदगी भर साथ देते हैं। इसी के साथ रमन प्रीशा के बच्चे को अपना बेटा मानकर उसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाता है। सुभाष एनी से बहुत प्यार करता था और फाइनली उसने एनी को अपने साथ डेट पर जाने के लिए मना ही लिया था। सुभाष अगले दिन फर्स्ट डेट पर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था। तभी उसे अपने बगल में पसीने के धब्बे नजर आते हैं, जिसे देखकर उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो गुस्से में आकर खुद से बोलता है, अबे यार, एक तो मैं इस पसीने की बीमारी से परेशान हूँ। अगर मैं इस हालत में एनी के सामने गया तो पक्का वो मुझसे दूर दूर रहेगी और पसीने की गंध से इरिटेट हो जाएगी। गले लगना तो दूर, बगल में बैठने भी नहीं देगी मुझे। क्या करूं? आइडिया, एक काम करता हूँ, बहन का परफ्यूम यूज करता हूँ। सुभाष अपनी बहन नीता के कमरे में जाता है और उसके ड्रॉर से उसका परफ्यूम निकालकर अपनी शर्ट पर छिड़कता है और फिर परफ्यूम की बोतल को खुला छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से उस परफ्यूम की सारी खुशबू घर में फैल जाती है। सुभाष एनी के पास जाता है और उसे गुलाब का फूल देते हुए प्रपोज करता है। एनी सुभाष के परफ्यूम की खुशबू पहचान जाती है और उसे बोलती है, अरे लेडी परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? सुभाष, तुमने लगाया है क्या लेडीज परफ्यूम? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? मुझे इसे फंसाना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक मर्द हूँ और मैं लेडी परफ्यूम यूज क्यों करूँगा? बेवड़ा थोड़ी हूँ। बेवड़े तो तुम हो। आई एम श्योर तुमने ही लेडीज परफ्यूम लगाया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? वो एक्चुअली मैं अपने पसीने की दुर्गंध से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे अपनी बहन का परफ्यूम यूज करना पड़ा। तुम्हारी नाक बहुत सेंसिटिव है। मेरी नाक की तारीफों के नहीं, अपनी बेवकूफियत के पुल बांधो। ये हरकत मेरे सामने तो कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मत करना।
वरना तारीफ ही तारीफ छपेगी कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारी। अरे एक परफ्यूम ही तो है, चाहे वो लेडीज परफ्यूम हो या जेंट्स परफ्यूम। अरे ऐसे कैसे एक ही है, अंतर होता है। बॉयज के परफ्यूम बहुत हार्ड होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट परफ्यूम यूज करती हैं। इतनी नॉलेज रखनी पड़ती है क्या सिर्फ परफ्यूम लगाने के लिए? अरे यार, कोई अपनी फर्स्ट डेट पर ये सब डिस्कस करता है क्या? मैं तो ये सोच रही हूँ कितना गधा बॉयफ्रेंड नसीब हुआ है मुझे, जिसे परफ्यूम के बारे में भी नहीं पता। अरे ठीक है ना, बाद में पीएचडी करूंगा परफ्यूम की, तब बताऊंगा तुम्हें। ओफो, चलो भी अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो, मैं तुम्हें परफ्यूम की शॉपिंग ही करा लाती हूँ। क्या परफ्यूम की शॉपिंग? जूते, चप्पल, साड़ी, कमीज की शॉपिंग सुनी थी, लेकिन ये परफ्यूम की शॉपिंग पहली बार सुन रहा हूँ। अब तुम ये भी बोलोगे कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि परफ्यूम लोगों को गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाता है। नहीं नहीं, ये तो पता है कि परफ्यूम की खुशबू के बहाने ही सही, लेकिन परफ्यूम गिफ्ट करने वाले की याद तो आएगी। बड़े समझदार बन रहे हो मेरे साथ रहकर। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग नहीं करा रहा, बल्कि वो मुझे शॉपिंग करा रही है। अरे मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट डेट पर कोई तोहफा नहीं लाई, इसी बहाने तुम्हारे लिए तोहफा भी हो जाएगा और तुम्हें अपनी बहन का परफ्यूम भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी कहो, मस्त हो तुम, और तुम्हारा दिमाग भी। अब देखो, मैं खुद तो आ गया, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आया, सिर्फ एक गुलाब के फूल के अलावा। कोई बात नहीं, उस गुलाब का मैं होममेड परफ्यूम बना लूंगी ताकि हमारी पहली मुलाकात की पहचान उसकी खुशबू में तब्दील हो जाए, है ना बहुत खास। ओह वाओ, हाउ स्वीट यू आर। मन कर रहा है गले लगा लूं तुम्हें। दूर रहना मुझसे अभी, मैं परफ्यूम गिफ्ट करूँ तब उसे यूज करके फिर गले लगना, वरना पसीने की बदबू से ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। फिर से बेइज्जती? बेइज्जती नहीं, सच बता रही हूँ। सुभाष और एनी दोनों ही एक परफ्यूम की शॉप पर जाते हैं, जहां अलग अलग तरह के परफ्यूम्स को देखकर सुभाष एनी से बोलता है, यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी दुकान से। ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम परफ्यूम लगाने के साथ साथ पीते भी होंगे। तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हारी हरकतों से पता चल जाएगा कि तुम इस दुकान में पहली बार आए हो। बड़ी गजब बेइज्जती मारती हो यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, थोड़ी सी इज्जत दो। बॉयफ्रेंड हो, लेकिन बॉयफ्रेंड वाले काम नहीं है तुम्हारे। कोई अपनी फर्स्ट डेट को ऐसे सेलिब्रेट करता है क्या? ओह माफी चाहता हूँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें कैसे स्पेशल फील करवाऊँ। फिल्में देखा करो थोड़ा, समझ आएगा कि अपनी फर्स्ट डेट पर क्या करते हैं। यार तुम्हारे पास हर चीज का इलाज है, मेरे लिए तो मस्त हो तुम। चलो अपना नंबर आ गया। एनी शॉपकीपर के पास जाती है और जेंट्स परफ्यूम के ब्रांड्स को देखना शुरू करती है। थोड़ी ही देर बाद वो उस दुकान का सबसे ब्रांडेड और महंगा परफ्यूम खरीदती है। वो दोनों दुकान से निकलकर घर आ जाते हैं और इधर सुभाष की बहन सपना गुस्से में लाल पीली होकर उसे बोलती है, कुत्ते, तूने मेरे परफ्यूम को हाथ कैसे लगाया और इस्तेमाल किया सो किया, उसके बाद उसे खुला भी छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता, मुझे नया परफ्यूम ला कर दे। अरे सिर्फ ढक्कन ही तो बंद नहीं किया था, उड़ थोड़े ही गया तेरा परफ्यूम खुशबू के साथ साथ। जब चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता तो छेड़ता क्यों है उन्हें? नलायक, तू बच के दिखा मुझसे आज। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे शांत कराते हुए अपने साथ ले जाती है। और इधर सुभाष खुद से बोलता है, हे भगवान, आज तो बच गया इस डायन से, नहीं तो मुझे टकला ही कर देती आज। चल बेटा निकल ले, नहीं तो दोबारा आ गई तो जीना दुश्वार कर देगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप को शीशे में देखकर परफ्यूम लगाते हुए बोलता है, व्हाट अ नाइस फ्रेगनेंस। एनी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है मुझे, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, मैं इसे अपनी शादी के दिन लगाऊंगा। सुभाष अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी एनी का कॉल आता है और वो उस परफ्यूम की तारीफ करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन वो अपने अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी का फैसला लेते हैं। शादी की रात सुभाष एनी के साथ मंडप में बैठा होता है और बाजू में बैठने की वजह से एनी उसके लगाए हुए परफ्यूम की खुशबू को पहचान लेती है और उसे चुपके से बोलती है, बहुत महक रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा दिया हुआ ही परफ्यूम लगा कर आया हूँ। थोड़ी ही देर बाद एनी और सुभाष की शादी हो जाने पर वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक खूबसूरत फूलों से सजे कमरे में जाते हैं और फूलों की इतनी अच्छी सजावट देखकर एनी सुभाष से बोलती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे कमरे में। हाँ, स्पेशल तुम्हारे लिए ही अलग अलग तरह के फूलों से सजवाया है ये कमरा, क्योंकि तुम्हें स्वीट फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है ना। बहुत पसंद है, थैंक्स। वैसे तुम भी बहुत महक रहे हो
वो तो मुझे मंडप में ही पता चल गया था कि तुमने बहुत सारा परफ्यूम लगाया है। वो कोई मामूली परफ्यूम थोड़ी ही था, तुमने मुझे हमारी फर्स्ट डेट पर गिफ्ट किया था। सिर्फ आज के दिन के लिए मैंने उसे अब तक संभाल कर रखा था। तुम्हें शायद याद ना हो, पर तुम मेरे लिए एक गुलाब का फूल लाए थे जिसका मैंने होममेड परफ्यूम बनाया था। आज मैंने उसे ही लगाया है। ओह वाओ, तुमने अब तक उसे संभाल कर रखा है। सिर्फ हमारी पहली मुलाकात की याद को बरकरार रखने के लिए। ओ मेरी जान, कम हियर। एनी जैसे ही उसके पास आती है तो उसकी परफ्यूम की खुशबू देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।